A very good morning to all of you. Welcome back to this session. Now, today I am going to discuss a new prose piece named Indian Civilization and Culture, which is written by our father of nation, Mahatma Gandhi. गाइस, जैसा कि पिछले कई क्लास से आपको डिफरेंट प्रोज पीस से यूट्यूब के माध्यम से हमने पहुंचाने का कार्य किया है, मैं समझता हूं कि आप उस चीज़ को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से एग्जाम में मिलेगा। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और ख़ास करके इसके डिफरेंट जो पहलू हैं, डिफरेंट पॉइंट्स जो कंटेंट हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। खास करके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो गांधी जी के द्वारा, यानी कि गांधी जी ने उसमें अपने सभ्यता के बारे में क्या कहा है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कैसे उसके बारे में भी आप जान जाएं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लियर। अब इस चीज में आपको ये देखना है कि ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो बाय महात्मा गांधी, क्लियर। अब देखिए यहां कि जब भी आप कोई प्रोज पीस लिखेंगे तो उसमें राइटर का नाम जरूर आप सब याद रखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका कि उनका जन्म कब हुआ, और 2 अक्टूबर 1869, और उनकी मृत्यु कब हुई तो 13 जनवरी 1948, क्लियर। इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि गांधी जी वाज बोर्न ऑन, और 4 ऑप्शन रहेगा और आपको उसमें राइट आंसर को क्लिक करना है। अब आते हैं कि इनका जो एक प्रकार से जो रोल रहा हमारी भारतीय राजनीति में वो कब का रहा, तो उसका पीरियड एक देना है। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी टुक पार्ट, है ना, या एक्टिव पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो वो जो रहा खास करके पॉलिटिक्स में, वो रहा आपका 1950 से 1948, और ये रहा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्लियर। अब देखिए यहां कि इस दौरान इन्होंने खास करके एक यंग इंडिया नामक मैगजीन होता तो उसके एक संपादक के रूप में भी गांधी जी ने काम किया। यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है तो मेन पॉइंट को इस तरह से आप लिखेंगे, यंग इंडिया, क्लियर। ये किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब इसी में आता है इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखा गया इस तरह से, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्लियर। तो वो गांधी जी की एक आत्मकथा है, तो उसके बारे में आप इस तरह के मेन पॉइंट को लिखेंगे। हो सकता है दिया जाए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज बीन रिटन बाय, और 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें राइट आंसर को क्लिक करना है। नेक्स्ट, गांधी जी खास करके ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिकल, है ना। तो पॉलिटिकल लीडर कहने का मतलब वो एक आध्यात्मिक नेता के रूप में थे, खास करके राजनीति नेता से ज़्यादा, यानी पॉलिटिक्स से ज़्यादा आप उनको आध्यात्मिक नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, कहने का मतलब।
नेक्स्ट आ जाता है कि ही ऑल्सो टुक डिफरेंट पॉलिटिकल मूवमेंट, खास करके जो मूवमेंट हुए, जो जैसे कि हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल ओबीडियंस खास करके, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, क्लियर। और इस तरह से उन्होंने लास्टली जो इंडिया गॉट फ्रीडम कहने का मतलब 47 में खास करके, उसमें भी, तो उसके पहले और आज़ादी तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में खास करके आज़ादी दिलाने में भी गांधी जी का विशेष योगदान रहा, है ना। और नेक्स्ट इसमें आप ये देख सकते हैं कि गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशन हैं खास करके सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान के लिए जो किए गए कार्य, तो उस पर भी चर्चा करें। लेकिन आज सिविलाइजेशन और कल्चर यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पर उन्होंने क्या कहा, तो इस प्रोच पीस यानी इस ऐसे के माध्यम से आप जानेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, क्लियर। In Gujarati, we can say, as Gandhi ji explained, good conduct कहने का मतलब एक अच्छा आचरण, and in other way we can say civilization is the base of our culture, either Indian culture, clear। तो civilization is overall how to live a life, either according to our principle, clear, अकॉर्डिंग टू कल्चर, यानी कल्चर बेस है। कहने का मतलब सिविलाइजेशन का बेस कल्चर है। यानी हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है हमारा, वो एक प्रकार से ये बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें समाज में, अर्थात वी लिव एमिएबल वे, कहने का मतलब हमारा मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, और हम दूसरे को लेट एंड लेट लिव के सिद्धांत पर हम चलें, यानी जीने और जीने दो के सिद्धांत पर। और दूसरा सभ्यता, इसमें खास करके यानी गांधी जी एम्फेसाइज्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज, कहने का मतलब क्रिटिसाइज का मतलब एक प्रकार से हेल्दी वे में, यानी कि कुछ जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के जो गुण हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं है, इस बात को लेके। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी नॉट इन अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पश्चिमी सभ्यता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी तुलनात्मक अध्ययन वो इंडियन सिविलाइजेशन से करते हैं, और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज ग्रेटर एंड बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन। कहने का मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो दुनिया के किसी भी दूसरे सभ्यता और संस्कृति से अच्छी और महान है। अब इस महानता के कई कारण हैं। कहने का मतलब if any state or any country follows our civilization, then there are many positive situation occur। कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पहलू हैं जिसको अनुकरण करके कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। माई एक्सपीरियंस में ट्रूथ में खास करके उन्होंने सत्य के साथ इस प्रकार का प्रयोग जो है उनका, उसके बारे में उन्होंने कहा है। और खास करके कि उन्होंने अपने कहने का मतलब कि कहा गया कि जो ये माइंड है, कहने का मतलब जो माइंड है वो उनको एक रेस्टलेस वर्ड की संज्ञा दी गई है। रेस्टलेस वर्ड का माना होता है चंचल मन। कहने का मतलब कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं द मोर वी गेट द मोर वी वांट। कहने का मतलब कि इंसान जो है वो कभी वो एक प्रकार से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। जितना वो पाता है उतना ही उनका मन और बढ़ते जाता है। कहने का मतलब उनकी इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी लिया जा सकता है कि आपको कि ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बीइंग इज अ रेस्टलेस और डैश, तो रेस्टलेस बर्ड, क्लियर। तो रेस्टलेस का मीनिंग हुआ चंचल, क्लियर, एक प्रकार से अस्थिर रहने वाला। दूसरे शब्दों में सिविलाइजेशन की जहाँ तक इसमें उन्होंने कहा कि आवर सिविलाइजेशन इमूवेबल। कहने का मतलब कि बहुत सारे चेंजिंग आए समय के साथ, लेकिन हमारी सभ्यता जो है
वो मूवेबल फॉर्म में नहीं, इमूवेबल, यानी कि उनका जो बेस है वो स्थिर है और अनुकरणीय है, दूसरे राष्ट्र इसका अनुकरण कर सकते हैं। और खास करके इस दौरान बहुत सारे चेंजिंग आए, जैसे अदर रोम या अदर जो भी चाइना और दूसरे काउंटर पार्ट जो हैं, दूसरे देश हैं, उनकी सभ्यता में बहुत सारे चेंजिंग आए, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो अभी भी एक प्रकार से इमूवेबल है। और इंडियन सिविलाइजेशन इज ग्लिटरिंग नाउ, यानी इसको कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज ग्लिटरिंग टुडे। कहने का मतलब आज भी हमारी सभ्यता जो है वो एक प्रकार से अनुकरणीय है, नहीं चमकदार का मतलब यहाँ है कि उसी प्रकार से है और उसका बेस इतना स्ट्रोंग है कि कई सारे देश की सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारी सभ्यता जो है वो एक प्रकार से मॉरल बेस्ड है और खास करके ह्यूमैनिटी की बात करती है, वो एक अच्छे कंडक्ट की बात करती है, वो डेवलपमेंट की बात करती है। इसीलिए वो सारे पॉजिटिव पहलू, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर इन आवर सिविलाइजेशन एंड इट ऑल्सो कन्वेज different types of positive message as far as development, as far as good conduct, as far as our behavior is concerned. Clear? यानी कि ओवरऑल इसमें हम अपनी सभ्यता के जो डिफरेंट जो पॉजिटिव पहलू हैं उनके बारे में गांधी जी ने विशेष जोर देकर के कहा है। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहने का मतलब कि हमारा जो एक लाइफ है वो एक प्रकार से जीने का अपना एक अलग ढंग है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस संदर्भ में जो है वो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहने का मतलब वहाँ सिंपल लिविंग का शब्द नहीं है, और इस क्रम में वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ही पीछे मानते हैं। कहने का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हम कॉपी ना करें। इस संदर्भ में कहने का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब नहीं, लेकिन उसका कॉपी अगर हम करते हैं तो वी फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन कमिंग डेज। कहने का मतलब कि अगर उसका हम अंधानुकरण करें तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से उन्होंने एक प्रकार से असर्टिव वे में अपनी सभ्यता के गुणों का वर्णन किया है, और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर जो है वो मशीनरी पर आधारित है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं मैटरनिटी में, यानी कि मटेरियल पर आधारित है, और हमारी जो सभ्यता है वो मॉरल बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है। और कहने का अर्थ कि ये एक प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है और लेट एंड लेट लिव के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात जियो और जीने दो के सिद्धांत पर। He didn't criticize Western culture, but he said Indian should not copy Western civilization। कहने का मतलब वो एक प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं करते, एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और अपनी सभ्यता को वो बेटर बताते हैं। क्लियर? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। अभी जस्ट हमने कहा इसी को दूसरे शब्दों में कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो वर्शिप किसका? मटेरियल मीन्स कि जो आधुनिक हम जो सुख संसाधन जो हमें मिला है उसका। और कहने का मतलब कि हम अपनी सभ्यता को इस संदर्भ में बेटर क्यों मानते हैं? यहाँ पर पत्थर को भी पूजे जाते हैं और यहाँ पर हम गॉड में बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन गॉड। क्लियर? और हमारा एक अपना स्पिरिचुअलिज्म बेस्ड सिविलाइजेशन है। कहने का मतलब कि हम आध्यात्म में विश्वास करते हैं, हमारा एक अपना एक अलग प्रीमाइस है, और वो कई राष्ट्रों नहीं बल्कि वो ऐसा है जो किसी के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत हो सकता है अगर उसको वो अप्लाई करते हो तो। इस संदर्भ में खास करके उसने गांधी जी ने कहने का मतलब कि ये भी कहा है कि मशीन एक प्रकार से कि हमारे एंसेस्टर इस प्रकार से कहते हैं कि मशीन मेड अस, यानी कि अभी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मशीन मेड अस लेजी। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो मशीन रहने के चलते या मशीनरी से जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन भी आए, लेकिन गांधी जी के शब्दों में
यह हमें आलसी, एक प्रकार से लेजीपन की तरफ बनाता है। आगे उन्होंने मॉरल वैल्यूज के बारे में बहुत सारे बात कही। मॉरल वैल्यूज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो सिविलाइजेशन वो मॉरल वैल्यू बेस्ड है, और उन्होंने खास करके मॉडर्न जो अपनी सिविलाइजेशन है वो एक प्रकार से कहा गया कि सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि कई सारे दूसरे सभ्यता और संस्कृति समय के साथ नष्ट हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन हमारी सभ्यता क्यों अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मूल कारण है कि हमारा जो मॉरल वैल्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी हम दूसरे का अनुकरण तभी करते हैं जब ये देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ में या हमारे समाज में हो सकता है, और दूसरा बात कि हम वेस्टर्न कल्चर का अंधानुकरण ना करें। इस पर उन्होंने विशेष जोर दे करके कहा है। अब खास करके आवर सिविलाइजेशन एडवोकेट्स ह्यूमैनिटी एंड मॉरलिटी, कहने का मतलब कि हमारी सभ्यता जो है वो ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी की भी बात करती है, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी मतलब जो संसाधन हैं, जो खास करके जिससे हम संसाधन को खास करके आधुनिक युग में, इस आधुनिक युग में हम उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? खास करके इसमें उन्होंने दो चीज़ का गांधी जी ने अपने जीवन काल में विशेष रूप से प्रयोग किया। वो दो वेपन्स क्या हैं? तो सत्य यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टर्म में आ सकता है ना, कि इस तरह से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और वेपन्स ऑफ, और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे 4 महान पर्सनैलिटीज के, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी का। नेक्स्ट बात है, इन दिस एसे जनरली गांधी जी कंपेयर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड उनका कहना है कि वी नेवर फॉरगेट आवर बेसिक प्रीमाइसेस। कहने का मतलब जो हमारा मूल सिद्धांत है हम उससे कभी समझौता नहीं करेंगे, यानी कि ना करें, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बातों में ही प्रिफर्स विलेज लाइफ, वे ग्रामीण जीवन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वो कहते हैं कि इस प्रकार से कि जो एक प्रकार से जो सिटी है, ये जो टाउन है, एक प्रकार से वो गैंग ऑफ डेकोइट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। कहने का मतलब कि ग्राम्य जीवन को उन्होंने बेहतर बताया, और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि हमारी जो देश की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, अर्थात द सोल ऑफ आवर कंट्री रिसाइड्स इन विलेज। कहने का मतलब कि विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ। कहने का अर्थ कि ग्रामीण स्तर पर, यानी खास करके हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर गांव में निवास करती हैं, और वहाँ की जो परंपरा है वो हमारे सिविलाइजेशन से, हमारी सभ्यता से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि आवर सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड शोन इन विलेज लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन में वो उसका झलक दिखता है। क्लियर? और इसलिए उन्होंने ग्राम्य जीवन पर यानी विलेज लाइफ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। लास्ट में उन्होंने कहने का मतलब कि एक प्रकार से वो उनका जो ओवरऑल जो इसमें थिंकिंग है वो ये है कि हमारी सभ्यता और हमारा जो कल्चर है वो हर हाल में एक प्रकार से बना रहे, और इसके लिए हमें दुनिया की किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति से हम उसमें कंपेयर करें, यानी उसका हम डायरेक्टली अवलोकन ना करें, और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें। और साथ ही साथ उन्होंने देश के विकास के लिए जो कुछ भी पॉजिटिवली बन सकता उसके लिए लोगों से एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और ख़ास करके उन्होंने इस ऐसे के माध्यम से अपनी सभ्यता का जो बखान किया है, मैं समझता हूँ
कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, इसके माध्यम से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे, और मैं समझता हूँ कि उसको आप जो है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप उसका प्रयोग वहाँ पर करेंगे। और थॉरो एनालिसिस, कहने का मतलब थॉरो स्टडी आप करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और ख़ास करके उसको आप हिंदी में समझते हुए काम करेंगे, ताकि आप बिना रटे इंग्लिश में आप एग्ज़ाम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आज हमने यहाँ पर दिया, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में बेहतर और एक प्रकार से उपयोगी साबित होगा। और नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोज टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे, और यानी उसका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।